बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन और आप देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया। नाजरीन, आज हम बात करते हैं पुलवामा के ड्रामे के जो भारत ने रचाया। 14 फरवरी को उनका दावा था कि जो उनके फ़ौजी मारे गए वो पुलवामा में दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया और उन्होंने उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया, जिसको लेटर ऑन एक्सपोज़ किया मिस्टर पॉल मलिक ने, जो कि एक्स गवर्नर थे गोवा के और कश्मीर के। और फिर 26 फरवरी को उन्होंने बालाकोट में अटैक किया और बताया कि हमने एक दहशतगर्द कैंप के ऊपर अटैक किया है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने, भारतीय मीडिया और पाकिस्तान भारत की हुकूमत का भांडा फोड़ दिया जब जाए वकूफ़ पे जाके बताया और दिखाया कि सवा एक कव्वे की शहादत के यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। इसके बदले में जो पाकिस्तान ने दो भारतीय तैयारे जो रात के वक्त उन्होंने हमला किया था 26 तारीख को, 27 को पाकिस्तान ने दिन के उजाला में जवाब दिया और उनके दो तैयारे गिराए, एक भारत के अंदर और एक पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जो तैयारा गिरा वो मिग-21 था और फिर उन्हीं का जो पायलट थे विंग कमांडर अभिनंदन, उन्हें भी हमने गिरफ़्तार किया और अभिनंदन को हमने प्रिजनर ऑफ वॉर के लॉज के मुताबिक रखा और उसके बाद हमने उसे चाय भी पेश की, जो जिस चाय का उन्होंने तस्करा किया कि द टी इज़ फंटास्टिक। और ये टी इज़ फंटास्टिक 36 घंटे सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करता रहा। 5 साल इस वाक़े को गुज़र गए हैं और 5 सालों के बाद भारत के इस तरह के जो ड्रामे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उस क्या वो आगे भी जारी रहेंगे। और चूँकि भारत के अंदर इलेक्शंस आ रहे हैं, इन इलेक्शंस के होते हुए मोदी साहब का कहा यह जा रहा है कि दोबारा वो पावर में आना चाह रहे हैं और कुछ रियासतों के अंदर उन्होंने इलेक्शंस जीता भी है, मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी का वोट हासिल करने की काविशें जारी हैं। इस हवाले से क्या वो इस तरह का ड्रामा कर सकते हैं? पाक भारत ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या है? नई हुकूमत आ रही है पाकिस्तान के अंदर और नई हुकूमत का दावा ये है कि ग़ालिबन वो भारत के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इन सारी चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे को होस्ट हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब। एम्बेसडर नायला चौहान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपसे हमेशा की तरह हम शुरुआत करते हैं। पहले तो ये पुलवामा ड्रामा क्या था सर, और उसके क्या नताइज निकले? कुछ भारत ने सबक हासिल किया था या नहीं हासिल किया? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपने जो जो भी साउथ एशिया का स्ट्रेटेजिक कल्चर है, अगर आप उसको देखें तो उसकी जो वाज़े एक झलक है वो इंडियन पॉलिटिक्स में आपको नज़र आती है। न्यूक्लियराइजेशन देख लें या उसके बाद इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स देख लें, आपको पता चलेगा कि इंडिया की जो लीडरशिप है वो बात तो नहीं करना चाहती पाकिस्तान से, लेकिन जब भी इलेक्शंस आते हैं वहां पे तो जरूर पाकिस्तान का जिक्र होता है। मैं आज आपको सिर्फ आज की बात बताऊं कि कर्नाटका के अंदर बीजेपी ने इल्जाम लगा दिया कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि वो इलेक्शन जीती है वहां पे, कि आप जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगाए हैं, और पूरी स्टेट मीडिया इस वक्त कांग्रेस को ग्रिल कर रहा है। मैं आज की बात बता रहा हूं। इससे अच्छा। पहले जो 2019 की आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, एक वक्त था कि नरेंद्र मोदी कहते थे कि इंडिया को तो डिफेंस पे पैसा लगाने की जरूरत ही कोई नहीं है, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है खित्ते के अंदर, न्यूक्लियर मुल्क हैं दोनों, जंग होनी नहीं है। लेकिन जब उनको बताया गया और उनको पता चला कि हम किस तरह इलेक्शन जीत सकते हैं 2019 में, तो उन्होंने ये ड्रामा उस वक्त शुरू किया जिसका जिक्र आपने किया कि जो गवर्नर साहब सत्यापाल साहब, उन्होंने सारा उसका भांडा फोड़ दिया। मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी के पास 2019 में कुछ भी नहीं था और फिर उन्होंने एंटी पाकिस्तान के नारा लगाया और एक सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया और फिर दुनिया ने देखा कि इंडियन एयरफोर्स कितनी बुरी तरह एक्सपोज हुई। और उसके बाद डॉक्टर साहब फिर इंडिया गया, फ्रांस और राफेल लिए और मैसिवली डिफेंस पे पैसा लगाना शुरू कर दिया। और 2020 में जो एक 2020 एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे उनके चाइना के साथ मसाइल खराब हुए। तो क्वेश्चन ये है कि अभी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप अपनी फौज का इस्तेमाल नहीं कर सकते इलेक्शन में, लेकिन 2019 में नरेंद्र मोदी ने जो सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक की तो जिक्र किया कि वो देखें बॉर्डर के ऊपर अभी फौजियों का खून जो है वो गर्म है, वोट करें बीजेपी के लिए, हमने ये सारे बदले लिए और ये सब कुछ किया। सो मैं समझता हूँ ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी और इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर जब भी वो मुश्किल में होते हैं तो उन्होंने पाकिस्तान का बैशिंग जरूर करनी होती है, वो तब भी किया। लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स जो कि इंतहाई प्रोफेशनली, जिसका आपने भी जिक्र किया, रिस्पॉन्ड किया
और लेकिन मैं डॉक्टर साहब एक बात ज़रूर कहूँगा, एयरफोर्स ने तो प्रोफेशनली रिस्पॉन्स किया, लेकिन पॉलिटिकली हमारी पॉलिटिकल क्लास ने हमें बड़ी मुश्किल में डाल दिया। जब सियासतदान पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहें कि हमने ऑपोजिशन से बात नहीं करनी, और ऑपोजिशन ये कहे कि आपकी जो टॉप लीडरशिप है, सिक्योरिटी के जो इदारे हैं वो परेशान हैं। मैं समझता हूँ कि अब जब भी इस तरह के हालात पैदा होते हैं, एक यूनाइटेड फ्रंट जान होना चाहिए पाकिस्तान का, जो 2019 के इस क्राइसिस में मिसिंग था, और वो भींट चढ़ गया हमारी पॉलिटिकल जो एक स्ट्रसल और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन मैं समझता हूँ दैट वाज अ परफेक्ट एयरफोर्स का रिस्पांस, और पाकिस्तान की अवाम और अदारे जो हैं उनको पूरा अपने आर्म फोर्सेस पे यकीन है। लेकिन एक दफ़ा फिर केयरफुल रहने की ज़रूरत है डॉक्टर साहब, क्योंकि भारत के अंदर अगले 2 महीनों में फिर इलेक्शंस आ रहे हैं। मैडम ये काइंडली फरमाइएगा कि अभी इतनी गुफ्तगू हुई जिसमें डॉक्टर चीमा ने भी गुफ्तगू की, क्राइसिस को किस तरह से हमने मैनेज किया? डिप्लोमेटिक फ्रंट पे क्या हमारी कामयाबी थी, या हमें उससे सबक सीखने की ज़रूरत है? अगर आइंदा खुदा ना करे इस तरह के वाक़यात होते हैं तो हम किस तरह से उसको टैकल करें? बहुत शुक्रिया आपके सवाल का डॉक्टर साहब। बेसिकली जो पहले स्पीकर्स ने बात की दुरुस्त है कि इंडिया, आप देखिए उनकी हकीकत क्या है और उसके गिर्द फसाना कितना है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें समझने के लिए कि क्या दुनिया वाकई ही इंडिया को उसके एक्चुअल लेवल पे देखती है। आप कहाँ वेस्ट से सुनते हैं कि जी वो चीन के मुकाबले में उन्हें खड़ा करना चाहते हैं। ना तो वो साइज़ में, ना वो पॉपुलेशन में, ना वो इकोनॉमी में उनके बराबर किसी तरह भी आ सकते हैं। जितनी भी इंडिया को एड दी जा रही है डिफरेंट क्वार्टर्स से, मिलिट्री एड की बात कर रही हूँ मैं, वो सारा जो है वो चीन के बॉर्डर पे नहीं लगाते, वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाते। सो इनहेरेंट हिपोक्रेसी है यहाँ। जिस तरह S-400 मिसाइल सिस्टम उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर पे बिल्कुल लगाया। हमारे इधर लगाया ना जी। उस साइड पे तो नहीं लगाया जी। जिसके लिए उन्हें दिया गया था जी। सो इंडिया का ले दे के पाकिस्तान के साथ जो है ना वो आपके कभी दोस्त बनने को तैयार नहीं है। ताली 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से नहीं बजती। सो आप जितनी भी कोशिश कर लें, आप जो कह रहे हैं डिप्लोमेटिक, हमने बड़ी मैच्योरिटी का देखिए डेमोन्स्ट्रेशन की। बीइंग अ स्मॉलर कंट्री वी डेमोन्स्ट्रेटेड मोर मैच्योरिटी कि जब वो आया, उनके जहाज़ आए, एक तो आपकी एयरफोर्स की प्रोफेशनलिज्म को सलाम, जिस तरह उन्होंने उसको टैकल किया, फिर उसको वो लेके आए और एहतराम दिया। ठीक है, एक दुश्मन है, लेकिन हमारे जो आपका फरहंग है, आपकी जो कल्चर है, उसमें आप दुश्मन को भी जब आपके घर आए तो इज़्ज़त से पेश आते हैं। वो आपने डेमोन्स्ट्रेट किया जो कि कहीं और नहीं होता। सो जो आप चाय की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली आपकी हॉस्पिटैलिटी है, रिस्पेक्ट है। उसके बावजूद आप देखिए कि जो मोदी रजीम है वो बाज नहीं आते। बेसिकली आप अगर इंडिया की, आप तो माशाल्लाह पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हिस्टोरिकली देखें, जब भी इनके इलेक्शंस आते हैं पाकिस्तान बैशिंग इनकी हाइट पे चली जाती है और वो पाकिस्तान कार्ड प्ले करने की करते हैं। जैसे आपने बताया जो एक्स गवर्नर थे कश्मीर के मलिक साहब, उन्होंने भी कहा कि जी, जब मैंने उनसे कहा कि मुझे इतनी सिक्योरिटी चाहिए और उन्होंने मोदी साहब से बात की कि जी मुझे ये आप कंटिंजेंट के साथ सिक्योरिटी दीजिए, तो उन्हें कोई जवाब नहीं आया। और जब वो 40 सोल्जर्स फौत हुए तो इन्होंने रिपोर्ट की तो मोदी साहब ने कहा यू डोंट टॉक अबाउट इट, आप खामोश हो जाएं। मतलब उन्होंने अपने 40 सोल्जर्स को मरवा दिया अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए। किस हद तक वो जा सकते हैं ताकि पाकिस्तान बैशिंग कर सके। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। आप देखिए, आपका प्रेस भी, आपका मीडिया भी, उन्होंने मैच्योरिटी का डेमोन्स्ट्रेशन की। आप इंडियन मीडिया को देखिए
दे क्रिएट वॉर हिस्टीरिया। आप 2 मिनट उनका प्रोग्राम्स देख नहीं सकते, वो चिल्ला चिल्ला के बोलते, ऐसे सुलझे हुए आपकी तरह बात नहीं करते और फिर चिल्ला चिल्ला के बेबुनियाद बातें करते, वो समझते हैं चिल्ला के वो झूठ को छुपा लेंगे, दुनिया में अपना असर और रसूख कायम कर लेंगे। हाँ, लेकिन चिल्लाता वही है जिसका फैक्ट्स वीक हो। नहीं होता है। नाजरीन, इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है। एम्बेसडर नायला चौहान ने बताया कि भारत का ये मकरू चेहरा आज का नहीं है, उनके ये बिहेवियरल पैटर्न आपको नज़र आता है। डॉक्टर कमर चीमा साहब ने बताया कि हमने एक भरपूर उनको रिस्पॉन्ड किया था 2019 के अंदर। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ये डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात का आखिर मुस्तकबिल क्या है, ये दो पड़ोसी ममालिक आखिर कब सबक हासिल करेंगे। कम बैक नाजरीन, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि 2019 को क्या वाक़यात हुए। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब। एयर मार्शल साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया सच न्यूज़ के लिए। एयर मार्शल साहब, ये फरमाइएगा कि उस वक्त जो पाकिस्तान की तरफ से जो रिस्पॉन्स था, प्रोफेशनली आप उसे किस तरह से देखते हैं, किस तरह से हमने हैंडल किया, और फिर इसको नज़र में रखते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स ने क्या लेसन्स लर्न किए ताकि फ्यूचर में इस तरह के ख़तरात को टैकल किया जाए। नंबर एक, पाकिस्तान के सारे जो एयर वॉरियर्स हैं या स्काई ब्लू वॉरियर्स हैं, उनके लिए ये बहुत ही फख्र और मसरत का दिन है। ये एनिवर्सरी, 5वीं जो एनिवर्सरी हमें रिमाइंड करती है कि हमने उस दिन कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। मगर जो याद रखने की बात है, पाक फजाइया हमेशा इस तरह की कॉन्टिजेंसीज के लिए तैयार रहती है। दैट इज वाई वी आर पेड। और हमें जब पायलट एक जहाज उड़ाता है तो एनीथिंग 35 से 40, 60, 80 मिलियन डॉलर का वो जहाज होता है। तो उस दिन के लिए हमारे जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे, चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर, उनकी बड़ी क्लियर ऑर्डर्स थे। नंबर एक, उन्होंने वजीर आजम से ऑलरेडी अप्रूवल ले लिया था कि अगर इंडिया ये हरकत करता है तो हम उसका फौरी जवाब देंगे। फॉर्चुनेटली जब वो हुआ तो हमें पता चला कि उन्होंने उसका हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ था, तो उन्होंने फिर डिले कर दिया। उन्होंने 3 ऑर्डर्स दिए अपने एयर स्टाफ को। उन्होंने कहा कि ये जो रिस्पांस या हमारा रिपोर्ट है उसमें 3 चीजें होनी चाहिए। नंबर एक, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। जितना उन्होंने डैमेज किया उतना ही हम करें, उससे ज्यादा ना हो, और कोई कोलैटरल में कोई बंदा नहीं मरना चाहिए। नंबर 2, ग्रेजुएटेड होना चाहिए। नंबर 3, कैलिब्रेटेड होना चाहिए कि उतना ही ज्यादा जितना कि उन्होंने किया, और हमने बाएन वो अचीव किया। नंबर 1। नंबर 2, हमने लोकली, आपके व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि हमने सारी वेपन्स जो यूज की सरफेस अटैक के लिए वो लोकली डेवलप थी, पाकिस्तान में बनी हुई थी। और नंबर 3, वो इंतहाई निशाने पे जाके लगी। सो मच सो के नौशहरा के जो इंस्टॉलेशन थी वहां पे एक 3 स्टार जनरल आए हुए थे, और वो निकाला जा सकता था हेडक्वार्टर, मगर आखिरी वक्त पे पायलट ने अपना क्यू या पेपर या कर्सर जो है वो कुछ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर राइट या लेफ्ट पे कर दिया, तो वेपन वहां जाके लगा। तो और ये क्यों किया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर ने, कि क्योंकि जब हमने अभिनंदन को 2 तैयारे गिराए तो एटलीस्ट 3, 4 या 5 और जहाज लॉकअप करके इंडियन टारगेट्स को बैठे हुए थे अपनी कॉकपिट्स में। उनको अप्रूवल नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा था कि डैमेज उतनी हो जो कि वो सह सकें, उनके ऊपर ये दबाव ना हो कि वो हवा से ही रिटेलिएट करें। अगर हम 2 की बजाय 4-5 जहाज मार देते तो शायद उन पे प्रेशर होता कि वो रिटेलिएट करें हवा में, और फिर हम रिटेलिएट करें, और उसके बाद जो अंग्रेजी में कहते हैं एस्केलेशन लैडर, वो हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। और हम 2 न्यूक्लियर ताकतें हैं और ये जंग ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। तो मुजाहिद अनवर साहब ने इंतहाई जिम्मेदारी का सबूत दिया, और उसका रिजल्ट ये निकला कि उन्होंने हवा से नहीं रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि जी अब हम मिसाइल मारेंगे, जो कि ऑब्वियसली जमीन से जमीन मारा जाता है। तो जब उन्होंने कहा तो इमरान जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा जी अगर आप 9 मारेंगे 10 मारेंगे तो हम 12 मार देंगे। लेकिन फिर ऑब्वियसली बहुत सारा
बैनुल-अक़वामी दबाव था, जिसकी वजह से हमें अभिनंदन को रिलीज हमने किया एक खैर सगाली के स्टेप के तौर पे। ये एयर मार्शल साहब, ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट नुक्ता उठाया कि अभिनंदन जो उनके विंग कमांडर थे, हमने अंडर प्रेशर वापस किया या खैर सगाली में वापस किया? ज्यादा खैर सगाली, बट ऑब्वियसली लोग भी कह रहे थे कि जी इसको डी एस्केलेट करो। तो हमने अपने जो दोस्त ममालिक थे उनकी बात भी सुनी। डी एस्केलेट, देखिए याद रखिए कि सबसे पहला एहसान तो मैं नहीं कहूँगा, फेवर भी नहीं कहूँगा, जो एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर ने स्टेप लिया कि उनको एक ग्रेसफुल विंडो फॉर एग्जिट दिया कि उनको हवा में रिटेलिएट ना करना पड़े, अवाम का इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो हमने उसको पहले ही उसको डी एस्केलेशन की विंडो दी हुई थी। तो उसके साथ साथ हमने बतौर खैर सगाली ये किया। मगर एक चीज याद रखने की है कि इससे सबक क्या सीखे हमने। नंबर एक, हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। और उसका सबूत हमने कहाँ दिया? रिसेंटली जब ये ईरान से हमारे टारगेट्स पे हुआ, तो उस वक्त एयर चीफ मार्शल सिद्धू ने, याद रखिए कि जो सबक सीखा, इस वक्त हमारे पास वो वेपन सिस्टम्स हैं कि अगले 10 से 15 साल तक हम साउथ एशिया में अपना एरियल डिफेंस कर सकते हैं। हमारे पास यूएवीज हैं, हमारे पास अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हैं जो कि काउंटर टेररिज्म मिशन कर सकते हैं। तो वो सब हमने कर लिया। तो आई थिंक हमें बहुत बहुत इस पे फख्र होना चाहिए कि हमारी फजाइया हमा तन गो तैयार है, हर तरह की कॉन्टिजेंसी के लिए ट्रेंड है, डॉक्ट्रीन्स हैं हमारी अपनी अपनी जगह पे। और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह हम मायूस नहीं करेंगे कौन। एयर मार्शल साहब, मैं फिर जब आपकी तरफ आऊँगा तो आपसे ये पूछूंगा, चूँकि कहा यह जा रहा है पाकिस्तान न्यू टेक्नोलॉजी भी ले रहा है, लाइक J-31 की बात हो रही है जिसमें इंडिया के ऊपर हमारी एयर सुपीरियरिटी होगी। लेकिन मैं डॉक्टर कमर चीमा साहब पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर हमारे मेहमानों से सवाल करना चाहें। जी बिल्कुल। मैं पहले तो एयर मार्शल साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि सर ये बताएं कि ऑन जिसे वो कहते हैं ना, ऑन ग्राउंड तो हमने बड़ा अच्छा काम किया, यानी कि ऑब्वियसली एयर स्पेस में कि हमने हमारे फाइटर्स वहाँ पे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। लेकिन अदारे के अंदर ये जो पॉलिटिकली आप देखते हैं कि जो पॉलिटिशियन से स्टेटमेंट्स आई, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ? क्योंकि हम देखते हैं वजीर आज़म अपोजिशन से बात नहीं करना चाहता, अपोजिशन जो है वो एक और मजाज में बात कर रही थी। तो आप उसको में कैसे देखते हैं कि प्रोफेशनली तो एयरफोर्स ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया, लेकिन जारी बात है अदारे विदाउट द पॉलिटिकल सपोर्ट तो कुछ नहीं कर सकते, उसको आप कैसे देखते हैं? याद रखिए कि कोई फौज एक कौम जो कि तकसीम हुई हो, मुनकसम हो ग्रोहों में, उसको डिफेंड करना आसान नहीं होता। उसके बावजूद एयरफोर्स ने अच्छा किया। अगर ये कौम इकट्ठी हो जाए, मसलन हमारे जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट है उसके लिए हमारे पास सब चीजें हैं, ट्रेंड हैं, कर रहे हैं, 24/7 हो रहा है। लेकिन कौम को फाइनली काउंटर टेररिज्म जंग हम उस वक्त जीतेंगे जबकि हम इस कौम के जत्थों को, ग्रोहों को इकट्ठा करके नॉट ओनली के वज़राए आज़म और सुदूर जो हैं अपोजिशन, सब कौमी सलामती के मौजू पे, कौमी मफादात के मौजू पे सब एक तरफ देखें और वो सही सिमत होनी चाहिए। तभी हम कौम को इंसर्जेंट से या जो टेररिस्ट हैं या दहशतगर्द हैं उनसे हम वीन अवे कर सकते हैं, ताकि हम ये करें। हिंदुस्तान के साथ याद रखने की चीज है, वो तो हमें वो हम ट्रेंड हैं 24/7। अगर ये स्कर्बिश इंटरनली हमारी थोड़ी सी जंग जारी भी रहती है अपोजिशन और उनके दरमियान, तो हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। लेकिन जहां काउंटर टेररिज्म एफर्ट है वहां पे हमें कौम को इकट्ठा करने की जरूरत है, और वो ना हुआ तो खुदा न खास्ता ये जंग हमारी जो दहशतगर्दों के खिलाफ है, जो कि ज्यादा सीरियस है, ये हमें जीतने में मुश्किल होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे आपसे पूछना चाहता हूँ, ये तो जो एयर मार्शल साहब ने बात तो कर दी है काउंटर टेररिज्म के हवाले से, फॉरेन ऑफिस जो है हमारा, वो टेक्निकली तो हम पूरी दुनिया में आप इंगेज रहते हैं,
लेकिन आपको भारत के साथ उस दौर में उस वक्त में कोई कम्युनिकेशन होती है? हम सुनते हैं हॉटलाइन एक होती थी, पता नहीं वो अब फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे हॉटलाइन है या नहीं है अब, लेकिन डीजीएमओ लेवल पे तो है। जो भारत के हवाले से हमारा जो फॉरेन ऑफिस है, क्या वो प्रोएक्टिवली इंगेज कर पाता है? पर्टिकुलरली इस तरह के सिनेरियो में आपके बारे में पास क्या इंफॉर्मेशन है या क्या जानती हैं इस हवाले से? देखिए डॉक्टर साहब, आप अंगेज जिस तरह क्राइसिस होता है तो ऑब्वियसली उनका भी इंटरेस्ट होता है कि आपसे वो अंगेज करें। ये नहीं हो सकता कि उनका जो है पायलट आपके हाथ में हो और वो आपसे बात नहीं करेंगे। तो उस हालत में तो वो बात करते हैं, लेकिन उनका एक उन्होंने जो अपने आप को रीजनल पावर की जगह सुपर पावर प्रेजेंट करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, उसमें उनकी ये स्टैंस होता है कि पाकिस्तान से हमने बात नहीं करनी, और वो किसी थर्ड पार्टी की भी शमूलियत उसमें नहीं कबूल करते कि जिस तरह कश्मीर का मसला है उसको हल किया जाए। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से बजती है। आप अंगेज करें भी, अगला बात नहीं कर रहा तो आप कैसे बात करेंगे? लेकिन ये तो हुआ बायलैटरल लेवल पे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे बहुत से फोरा हैं जहाँ पे हम कोऑपरेट करते हैं, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ। सो यूएन में बहुत सी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हम इकट्ठे खड़े होते हैं, जहाँ क्लाइमेट चेंज की बात है या पॉवर्टी एलिविएशन की बात है या सोशल डेवलपमेंट की बात है, उधर हमारे मौक़िफ़ जो हैं वो मिलते हैं। सो हम उधर इकट्ठे होके बात करते हैं। लेकिन बायलैटरल लेवल पे इंडिया जो है उसने एक ये पोजीशन बना ली है कि पाकिस्तान इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नॉट द सॉल्यूशन, सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक टू देम, विच इज़ फार्स। एक्चुअली इंडिया इज़ द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बिकॉज अब तो इतने दलाइल हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के जो इंडिया की तरफ से हो रहे हैं। आप गुलबशन यादव को देख लें, आप इनकी डिसइंफो लैब जिसकी आपने पहले बात की वो कर रहे हैं, हर तरह से वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो जो नफेरियस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो अब एक्सपोज भी हो रही हैं। सो दुनिया देख रही है कि इंडिया का जो सो कॉल्ड स्टैंस है वो बेबुनियाद है। एंड पाकिस्तान ने हमेशा अमन के लिए और पीस के लिए काम किया, और उसमें आपके फॉरेन ऑफिस बहुत मुदब्बर तरीके से, बहुत मैच्योरिटी से डील करता है इश्यूज़ को। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप बताइए कि नई हमारी रिजीम आ रही है ना पावर में, कहा भी ये जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून अगर आ जाती है तो फिर गालिबन वो कोशिश एक अपनी एफर्ट डालेंगे कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करें। गालिबन जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुई हैं मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने गालिबन कोई मोदी का जो इकनॉमिक मॉडल है उसका जिक्र भी किया कि हम इस तरह के मॉडल को पाकिस्तान में लेकर और पाकिस्तान की इकनॉमिक को अपलिफ्ट करेंगे इकॉनमी को। आप कैसे देखते हैं, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं नई हुकूमत से? डॉक्टर साहब देखिए, आपको याद होगा कि ये जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, ये रिसेंटली जब लास्ट टाइम ये प्राइम मिनिस्टर थे पिछली हुकूमत में, तो ये यूएई में थे और वहाँ पे इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए और ये कहा कि हम थर्ड पार्टीज़ को और भारत को कहते हैं कि हम बात करना चाहते हैं, हमारी बात कराई जाए। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं नहीं समझता डॉक्टर साहब हमारे पास कोई लिवरेज है और हम भारत हमसे बात करेगा, और ना ही मेरा ख्याल है कोई सिग्नलिंग देनी चाहिए। इसको, इस मसले को फिलहाल छोड़ दें। ना भारत हम पे डिपेंडेंट है ना हम भारत पे डिपेंडेंट है। उसकी वजह ये है कि भारत समहाउ ये एज्यूम कर बैठा है कि ये इतने पॉलिटिकली डिवाइडेड हैं, इकोनॉमिकली वीक हैं। आज हम अगर बात करते हैं इनके साथ तो ये मेन स्ट्रीम हो जाएंगे, ये वेल ऑफ हो जाएंगे और उनकी डिमांड और विश लिस्ट बहुत बड़ी है। बल्कि मैं तो इस हद तक समझता हूं कि नरेंद्र मोदी को नया सरप्राइज भी पाकिस्तान को दे सकते हैं। और वो सरप्राइज अगर आपको याद हो 2018 में इमरान खान साहब उस वक्त जो चेयरमैन पीटीआई थे, वो ये कहते थे कि जनाब मैं ये नरेंद्र मोदी आएगा तो मैं इससे बात करूंगा और हम मसला कश्मीर हल कर लेंगे। उन्होंने आते ही 3370 35 ए को रिवोक कर दिया। हमारे पास चॉइस ही कोई नहीं, हम 5 साल बात ही नहीं कर सके। आप कह रहे हैं कि ये दोबारा इस तरह के सरप्राइजेस दे सकते हैं? जी, मैं बिल्कुल 100% ये समझता हूं कि वो आपको सरप्राइज दे सकते हैं। वो आपको मजीद बैकफुट पे डालेंगे ताकि अगर पाकिस्तान की लीडरशिप बात करना चाहे
तो वो टर्म्स एंड कंडीशन देखें। अभी जो बात हो रही है, हम तो चाहते हैं, वो नहीं चाहते। सो हमें उन्होंने बड़ी मुश्किल पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया ऑलरेडी कश्मीर की इश्यू से। और रिसेंटली जो स्टेटमेंट आर्मी चीफ साहब की तरफ से भी आई थी, वो भी इस सेंस में है कि जो फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे, उनका जो पैगाम था अमन का, वो इतना ज्यादा चला गया था, दुनिया ने ये समझा, देखें जी ये तो बात करने ही चाहते हैं हर कीमत के ऊपर। और पूरी दुनिया इस चीज पे कन्विंस थी कि जनरल बाजवा बहुत ज्यादा कन्विंस्ड है इंडिया से बात की जाए, लेकिन समहाउ उस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप अपना पॉलिटिकल इंसेंटिव देख रही थी और बात ना कर सकी। मेरा ख्याल है इस वक्त शायद पाकिस्तान के जो अदारे हैं या पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, उनको थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हटना चाहिए और वेट करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जब पावर में आते हैं तो वो क्या सोचते हैं, उनके ऊपर क्या बर्डन है, या कि अगर उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है तो वेट करें। हम बांग्लादेश से भी डिस्कनेक्टेड हैं, हम अफगानिस्तान से भी डिस्कनेक्टेड हैं, हम इंडिया से ऑलरेडी बड़े पुराने डिस्कनेक्टेड हैं। सो 6 महीने, साल, 2 साल में कुछ नहीं होना, थोड़ी सी मेच्योरिटी करें और हम अपनी जो नई मार्केट्स हैं एशिया पैसिफिक में और बहुत सारी जगहों पे, उनकी तरफ जाएं। सो हल्की फुल्की लिप सर्विस करें, बाकी मेरा ख्याल है वेट करना चाहिए। और आई एम वेरी होपफुल कि जब पाकिस्तान वेट करेगा, खामोश रहेगा, तो कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। और मल्टीलैटरल फोरम्स, अगर हमारा फोकस इस चीज पे हो जाए कि हमने मल्टीलैटरल फोरम्स लाइक ब्रिक्स में जाना है, अगर हमें मेंबरशिप रशिया इसमें हेल्प करता है, तो हो सकता है हमारी मल्टीलैटरल फोरम्स पे ही मुलाकातें ज्यादा हो जाएं कि बाद में वो बायलैटरल में कन्वर्ट हो जाएं। लेकिन फॉर अ मोमेंट आई बिलीव वन शुड बी केयरफुल एंड हमें थोड़ा साइलेंट नहीं रहना डॉक्टर साहब, आपको कितने चांसेस लग रहे हैं, एम्बेसडर नायला चौहान भी मौजूद हैं, कि ब्रिक्स में पाकिस्तान को इंडिया आसानी से अंदर दाखिल होने देगा? लाइक रशियंस तो प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको हेल्प आउट करेंगे, चाइनीज़ भी राज़ी होंगे, ईरानी, सऊदी अरब, यूएई भी चाहेंगे चले पाकिस्तान उसका मेंबर बने, लेकिन क्या इंडिया इतनी आसानी से पाकिस्तान को शामिल होने देगा ब्रिक्स के अंदर? इंडिया को नहीं लगता कि एससीओ में जो पाकिस्तान की शमूलियत है उससे बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाया जाता है? हमने देखा जो पिछली हुकूमत थी, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी जब एससीओ के इजलास में इंडिया गए तो वहाँ पे इंडिया में जाके कश्मीर के मुद्दे को उठाया। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है बड़ी आसानी से होगी? देखिए, इस पे मैडम एम्बेसडर ज्यादा अच्छा बता सकती हैं, लेकिन एक दो पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ। पहली बात तो यह है कि जब ब्रिक्स की मेंबरशिप ओपन हुई है तो इट्स फॉर एवरीवन। इसमें इंडिया ये नहीं कह सकता कि हमें इस मुल्क को रखना और इस मुल्क को नहीं। तकरीबन 30 ममालिक इंटरेस्टेड हैं, 5-6 ममालिक को उन्होंने रिसेंटली साउथ अफ्रीका में इंक्लूड किया है। मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया चाहे भी तो एक खास हद तक, और रिसेंटली जो हमारी फॉरेन ऑफिस की आई थिंक स्टेटमेंट भी आई थी कि एक खास मुल्क है जो रोकना चाहता है। सो पाकिस्तान ने इस दफा जो एप्लीकेशन दी है वो सोच समझ के दी है। अगर इस दफा नहीं भी होता तो शायद नेक्स्ट जो ब्रिक्स समिट है उसमें हो जाएगा, लेकिन इंडिया इतना लंबा नहीं रोक सकेगा। उसकी वजह यह है कि बाकी ममालिक भी इंडिया जिनको चाहता है वो नहीं इन्वॉल्व उनको होने देंगे। ईरान उसमें है, यूएई है, और किसी मुल्क को मैं नहीं समझता मुश्किल होगी, लेकिन फॉर अ मोमेंट इंडिया इतना लंबा इसको रोक भी नहीं सकेगा मेरी नज़र में। आपका क्या व्यू पॉइंट है एम्बेसडर साहिबा? देखिए, डॉक्टर चीमा ने बड़ी अच्छी बातें की, पर मैं इसमें एक और पहलू, आपको पता है मैं हर चीज़ में एक नया पहलू देती हूँ। ब्रिक्स आप देखिए कि इस वक्त उसमें क्या सिचुएशन है। अभी प्रेसिडेंट लूला ने क्या स्टेटमेंट्स दी हैं इज़राइल के ख़िलाफ़, और ही वाज वेरी कैंडिड अबाउट इट। ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने, लूला ने बड़े कैंडिड तरीके से नेतन्याहू को क्रिटिसाइज़ किया, इज़राइल को क्रिटिसाइज़ किया, जेनोसाइड की बात की, यहाँ तक बात की कि हिटलर ने जो जूस के साथ किया उससे बदतर जो है ये जूस फ़लस्तीनियों के साथ कर रहे हैं, जिस पे कि बड़ा रिएक्शन हुआ इज़राइल की तरफ से। तो इंडिया तो खुद अब जो है एक ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ गया है बीइंग पार्ट ऑफ ब्रिक्स, क्योंकि आप डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, आप जो है उसमें ज़्यादा इंडिपेंडेंट किस्म की एक पॉलिसी डेवलप करने की सोच रहे हैं, उसमें चीन की लीडरशिप है, उसमें ब्राज़ील की लीडरशिप है। आप देखिए कि उसमें जितने भी ममालिक हैं एक्सेप्ट फॉर इंडिया, वो अब एक नया स्टैंस डेवलप कर रहे हैं। इंडिया इसमें अब फंस गया हुआ है, क्योंकि वो तो वेस्ट की लाइन टो करना चाह रहा है, बिकॉज मतलब वेस्ट उनको चढ़ा रहा है चीन के ख़िलाफ़।
सो अब अगर वो चीन के ख़िलाफ़ जाना चाहते हैं, जो वो नहीं जाते, लेकिन वेस्ट को अपीस करने के लिए वो डी-डॉलराइजेशन की बात तो नहीं करेंगे। वो जो नया बैंक बनाना चाह रहे हैं, उसके भी वो हक में नहीं बात तो होंगे। नहीं कर रहे मैडम, लेकिन प्रैक्टिकली तो हम देख रहे हैं ना कि इंडिया कितने ममालिक के साथ अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहा है। एग्जैक्टली लेकिन आप ये देखें ना कि अब जो इसराइल के साथ इंडिया के ताल्लुकात हैं, वो अपनी जगह पे दुरुस्त वो है। मुझे यहाँ अपनी पे जगह छोटी जो सी है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है मैडम। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, डॉक्टर कमर चीमा साहब भी मौजूद हैं। ब्रेक से वापस आके हम पूछेंगे कि पाकिस्तान की एयरफोर्स की क्या तैयारियाँ हैं, और कहा यह जा रहा है कि न्यू टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने एक्वायर की है, और पाकिस्तान अगर J-31 तैयारा हासिल कर लेता है चाइना से, जो कि स्टेल्थ कैपेबिलिटी का है, तो इंडिया के ऊपर एयर सुपरियॉरिटी होगी पाकिस्तान की। यहाँ पे लेते हैं नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले एम्बेसडर नायला साहिबा बता रही थी कि ब्रिक्स के अंदर क्या चैलेंजेस दरकार हो सकते हैं पाकिस्तान को, लेकिन इंडिया इस वक्त उसकी बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है। एक तरफ इसराइल और अमेरिका के साथ खड़ा है, दूसरी तरफ ब्रिक्स का मेंबर है। हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब भी मौजूद हैं। एयर मार्शल साहब, काइंडली फरमाइएगा पाकिस्तान के एयरफोर्स की क्या तैयारियां हैं, और स्पेशली इंडियंस को बड़ा कंसर्न है कि पाकिस्तान स्टेल्थ कैपेबिलिटी का J-31 तैयारा जो है वो ले रहा है इंडिया से। तो अगर आप हम मवाजना करें पाकिस्तानी एयरफोर्स का और इंडियन एयरफोर्स का, तो इसका तकाबली जायज़ा क्या बनेगा? इस वक्त भी बगैर स्टेल्थ के J-31 के, जो कि इंडिया के पास भी नहीं है J-31, हम एक PFX के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो कि टर्किश जो TFX है या कान एक तैयारा है जी 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 जिसने जी कोई पिछले हफ्ते ही अपनी पहली परवाज की है, उसके साथ भी हम हिस्सेदार हैं। J-17 की तरह वो भी इंशाल्लाह एक सक्सेसफुल मॉडल होगा। लेकिन आज अपने व्यूअर्स को आप जरूर, मैं जरूर आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा जी। कि आज वो कैपेबिलिटी हमारे पास है कि वी कैन स्टैंड आवर ओन ग्राउंड। जो हमारे पास J-10 है उसका रेडार रफाल से बेहतर है। जो उसके पास बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है वो रफाल के मिसाइल से बेहतर है। जो F-17 है ब्लॉक 3, उसमें वो एक 4.5 जनरेशन जहाज है, जिसमें कि एयर टू सी, एयर टू एयर और एयर टू सरफेस सारी फैसिलिटीज और सारी वेपन्स अवेलेबल हैं। और हमारे पास इतने नंबर्स हैं कि किसी भी कॉन्टिजेंसी में, याद रखने की चीज है कि इस वक्त जो पावर्स दैट बी हैं, और नायला चौहान साहिबा ये आपके ऊपर और रोशनी डाल सकती हैं जी, वो कभी भी हमारी 20 दिन की एक नॉर्मल जंग नहीं होने देंगे। और पिछले कोई 10-15 साल में, 2 दिहाइयों में इंडिया ने बार बार कोशिश की है ये करने के लिए। जब एलिजिडली उन्होंने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया कि हमने उन पर हमला करवाया है, दहशतगर्दी करवाई है, तो अमेरिका ने ये जंगें नहीं होने दी। और अगर कश्मीर में होता है तो मैं हमेशा कहता हूं, अगर वो अपनी 2 कोर्स ले जाते हैं कश्मीर के एरिया में, वहां पे एक छोटा एरिया है, एयर स्पेस भी छोटी है, तो हम भी 2 कोर्स ले जाएंगे। वो अपनी 5 सबसे अच्छी स्क्वाड्रन लेके जाते हैं, हम भी 5 स्क्वाड्रन लेके जाएंगे। तो आज हमारा जो बैलेंस है उनके साथ वो बिल्कुल ठीक है, पैरिटी है, और हम वी कैन स्टैंड आवर ओन ग्राउंड। J-31 आता है तो वो नेचुरली इंडिया उससे बहुत हाइफ है, लेकिन इंडिया भी इस वक्त रूस के साथ उनसे जो सबसे अच्छा स्टेल्थ है उसकी बार्गेनिंग कर रहा है। लेकिन जो चीज इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ जा रही है वो ये है कि जिस तरह पाकिस्तान की फजाइया ने अपनी कौम और हुकूमत के साथ अपनी जगह बनाई है, इंडिया की फजाइया नहीं बना सकी। सो उनको वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, वो उनको फंड्स नहीं मिलते जिस तरह से इंडियन आर्मी को मिलते हैं। सो उनके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। सो मीनिंग देयर बाय कि आज किसी भी कन्वेंशनल जंग के अंदर जो भी लिमिटेड होगी, 24 घंटे, 1 दिन की, 2 दिन की स्कर्मिश होगी, पाकिस्तान उसमें इंडिया का अगले 10 से 15 साल बिल्कुल मुकाबला कर सकता है। वी कैन स्टैंड आवर ग्राउंड। अगर J-31 आ जाता है, PFX डेवलप हो जाता है, जो कि पाकिस्तान का स्टेल्थ फाइटर होगा, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, या काम के साथ जो हम टर्किश TFX के साथ हम करना चाहते हैं,
जो हमारी हमारी कोऑर्डिनेशन है वो अगर हो जाती है तो फिर तो हम अगले लेट्स से कि 20, 25, 30 साल तक हम और अल्लाह करेगा तब तक हमारी इकॉनमी, अल्लाह करे कि वो ठीक हो, हमारी कौम इकट्ठी हो जाए, तो वी विल डू वेल। एयर मार्शल साहब, ये आपने बात की कि इंडियंस नेगोशिएट कर रहे हैं रशियंस के साथ, कौन से जहाज़ के लिए? ये मिग 35 की आप बात कर रहे हैं? मिग 35 की भी है, उनका जो प्रॉपर जो स्टेल्थ है जिसमें कि इंडिया ने पहले कंट्रीब्यूट भी किया हुआ था, फंड्स भी उन्होंने भी हिस्सा डाला हुआ था, लेकिन वो डिले होता गया तो इंडियंस पुल्ड आउट। तो इस वक्त तो मिग 35 के लिए कर रहे हैं, मगर जो भी सबसे अच्छा होगा, इंडिया के पास याद रखिए कि बार्गेनिंग पावर बहुत है, वो अमेरिका से भी बेहतरीन चीजें ले रहे हैं। मसलन जो प्रीडेटर्स इस्तेमाल हो रहे थे अफगानिस्तान में बेस्ट, वो इंडिया को मिल गए हैं। तो उनको बेहतरीन इंजन भी मिल गया उनके तेजा के लिए। तो अमेरिका से भी ले रहे हैं, रूस से भी ले रहे हैं, फ्रांस से भी ले रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं। हमारे पास टाइम टेस्टेड 2 ही ऑप्शंस हैं, चाइना और टर्की। तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन इस वक्त एयर चीफ मार्शल सिद्धू ने वो सारे वेपन सिस्टम्स इकट्ठे कर लिए हैं, जिसमें कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स और फाइटर बॉम्बर्स, जो हमारी जरूरत है साउथ एशिया में। मसलन आप देखिए ना, ईरान के साथ भी जो हुआ सिंगल सर्विस एप्लीकेशन, जो स्विफ्ट अटॉक में हुआ सिंगल सर्विस एप्लीकेशन, और हमने जो हमारे मिलिट्री और पॉलिटिकल एंड्स थे उनको अचीव किया। हमने डिटरेंस को री-एस्टैब्लिश किया इंडिया के साथ भी और ईरान के साथ भी। तो मेरे ख्याल में ये इत्मीनान दिलाने की बात है कि एयर फोर्स इज अवेक, द नेशन कैन पीसफुली स्लीप, और हम जो कॉन्टिजेंसी भी आएगी इंडिया की तरफ से, तो वो हमारे जीन्स के अंदर आ गया है कि वी हैव टू डिफेंड आवरसेल्व्स। बाकी जो वेस्ट में और ईरान के साथ अल्लाह ना करे कोई कॉन्टिजेंसी आती है, उनके साथ हमारे ताल्लुकात बरादर मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन अगर कोई कॉन्टिजेंसी आती है तो हमारे पास पूरी ताकत है कि हम उसका जवाब दे सकेंगे। मुझे नहीं लगता एयर मार्शल साहब कि ये ईरान दोबारा इस तरह की कोई गलती करेगा। मेरे ख्याल में उनको ये काफ़ी उसका एहसास हो गया है, जो इंडियंस ने जिस तरह से इंस्टिगेट किया, वो मेरा ख्याल है उन्होंने धोखा खाया इस हवाले से। आपने बात की 204 मेरे ख्याल में इंजन जो अमेरिकन से इंडियन से लिया है, क्या वो रिलायबल इंजन वाकई है, इतना एडवांस है कि जेट फाइटर के अंदर? टेक्नोलॉजी, नो, अमेरिकन टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली वेरी गुड, वो तो बहुत अच्छी है। तो और उनके लिए तेजा के लिए एक अच्छा इंजन नहीं था उनके पास। कावेरी उन्होंने अपना एक बनाया था, मगर वो अच्छा इंजन नहीं था। तो जो अमेरिका से लिया वो नेचुरली बहुत ही अच्छा इंजन है। उनके पास मार्केट है जहाँ से ले सकते हैं चीजें। हमारी आई विश के कौम इकट्ठी हो जाए, हमारी खारजा पॉलिसी उतना ही करेगी जितना कौम अंदर से ताकतवर होगी, उतनी ही कन्वे करेगी ताकत हमारी खारजा पॉलिसी और हमारी बाकी पॉलिसीज। तो अल्लाह करे कि हम बेहतर करें, अल्लाह करे कि हमारी जो हुकूमत आती है नेक्स्ट वो बहुत अच्छा करे और हम अपने अंदरूनी मसाइल से निकल जाएं, देन वी कैन डिफेंड आवरसेल्व्स इंशाल्लाह। एम्बेसडर नायला चौहान साहब, एयर मार्शल साहब ने बड़ी एक खूबसूरत, बड़ी कम्प्रीहेंसिव पिक्चर खींची है। अमेरिकन्स का उनका कहना था कि अमेरिकन्स कभी भी इंडिया पाकिस्तान की फुल फ्लेज वॉर नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? उनके क्या मफादात हैं इस खित्ते में? देखिए, आप हिस्ट्री को देख लेना, जब भी आपका आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन हुई, ऑल्दो इंडिया डजंट एक्सेप्ट अ थर्ड पार्टी, अमेरिका ने उनको पीछे कर दिया और वो मतलब डीएस्केलेट हो गया। नहीं, डीएस्केलेट इस तरह करना चाहते हैं, लाइक इंडिया के ज़रिए से चाइना को कंट्रोल करना चाहते हैं और पाकिस्तान के ज़रिए से इंडिया को, क्या ये मफरूज़ा ठीक है? नॉट रियली, बिकॉज पाकिस्तान के थ्रू इंडिया को वो कंट्रोल आई डोंट नो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अमेरिकन पॉलिसी इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, एंड यू नो इन इंटरनेशनल रिलेशंस यू कैन नेवर से एनीथिंग हतमी तौर पे कि ये नहीं होगा। उधर भी इलेक्शंस आ रहे हैं, उधर भी नई गवर्नमेंट आएगी, उसका क्या नज़रिया होता है। ट्रंप ने तो कई दफ़ा ऑफ़र भी की थी कश्मीर के ऊपर
लेकिन अब कौन आता है और वो किस तरह से इसको प्ले आउट करता है, यू रियली डोंट नो। आई एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस वुड नेवर से एनीथिंग हतमी तौर पे कि ये नहीं होगा। लेकिन अब तक जो है चीन ने भी पॉजिटिव रोल किया है एट इंटरनेशनल लेवल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और अमेरिका ने भी बिहाइंड द कर्टन्स काफ़ी एक डिप्लोमेसी के ज़रिए से मामलात को हल करने की कोशिश की है। अगर ये आप इजाज़त दें डॉक्टर कमर शीमा साहब, काइंडली आप अपनी माहिराना राय से हमें मुस्तफ़ीद कीजिएगा कि इंटरनेशनल सिस्टम में तब्दीली वाक़या हो रही है। अमेरिका के लिए कहते थे ना प्रीपोंडरेंट पावर है, तो अब कोई प्रीपोंडरेंट पावर नहीं रहा इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस। मैं उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात नहीं कर रहा। जो बशारुल असद को हटाना चाह रहे थे नहीं हटा सके, इराक़ को, सीरिया को जिस तरह से, और लिबिया को, अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करना चाह रहे थे नहीं कर पाए। बहुत सारी चीज़ों में पाकिस्तान भी उनकी नहीं सुनता। तो कहने का मकसद है कि दुनिया तब्दील हो रही है और इसमें दूसरे सेंटर्स ऑफ पावर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जब पाकिस्तान ब्रिक्स में जा रहा है तो उस सूरत में आपको लगता है कि हम कह भी रहे हैं कि ये एशियन सेंचुरी है, तो जो एशिया के जो पावर्स हैं वो पाकिस्तान इंडिया को कहेंगे कि यार ये मसले को हल करो और इससे फ़ायदा उठाओ और एशिया के अंदर अमन स्टेबिलिटी हो, ताकि हम अपनी पावर को गेन करें और अपना फ्यूचर में अपना किरदार अदा करें। तो आपको लगता है दोनों ममालिक पे आगे जाके कोई प्रेशर आएगा? डॉक्टर साहब, मैं नहीं समझता। एशिया अभी बहुत दूर है। देखिए, एशिया का फ्यूचर अगर आप देखें, बहुत बड़ा एशिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम रशिया, कहाँ तक एशिया जाता है। मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी ज़्यादा हलचल मचेगी। अमेरिका का इन्फ्लुएंस मिलिट्री सेंस में ना भी हो, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल तो ज़रूर मौजूद है। आज भी अगर आप देखें, अफगानिस्तान में वो जो करके गए, इराक में किया, सीरिया में किया, हर जगह पे वो कर रहे हैं। जो अभी इजराइल कर रहा है वहां पे विद द अमेरिकन सपोर्ट। द क्वेश्चन इज कि अमेरिका वो ना भी करे, लेकिन जो वो दूसरे टूल्स उनके पास हैं वो किसी के पास भी नहीं है। चाइनीज बड़े स्लो हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की अभी कोई वर्थ नहीं है। एससीओ ब्रिक्स ठीक है, एंटी वेस्ट ग्रुप जरूर मौजूद है, लेकिन सम हाउ दे स्टिल यूज वो अपना एक इन्फ्लुएंस उन्होंने रखा हुआ है। और आप देखें कि वो अपने पार्टनर्स बढ़ा रहे हैं, भले इंडिया की शक्ल में हो या वैसे हो, लेकिन इंडिया कुछ नहीं अकेले कर सकता और कोई मुल्क कुछ नहीं कर सकता। सो अमेरिका का इन्फ्लुएंस तो रहेगा, लेकिन एशिया मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कुछ करने की, कोई स्टेट करने की पोजीशन में रखती है। चाइनीज अपने पॉलिटिकल मसल्स शो नहीं कर रहे। जिस तरह शी जिनपिंग ने अपनी जो है वो थर्ड टर्म ऑलमोस्ट इसे कह लें आप ली है, फॉर अनदर 10 years वो आए हैं। इंटरनल भी उनको चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। और आपको पता है कि बहुत सारी, जिसको आप चाइना +2 स्ट्रेटजी कहते हैं या फ्रेंड शोरिंग कहते हैं। सो अब हुआ यह है कि सारी की सारी जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स थी चाइना से, वो निकल के इंडिया और वियतनाम और एशिया पैसिफिक में जा रही हैं। सो चाइना और इंडिया के, चाइना के अंदर इस दफ़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कम आई है, बहुत कम आई है। वो तो चीप लेबर का फैक्टर आप वजह फरमा रहे, वो चीप लेबर का एक, डॉक्टर साहब, एक फैक्टर है। आप वजह फरमा रहे। मैं आखिरी, चूंकि हमारे पास 2 मिनट बचे हैं, एक जुमला आपसे लेना चाह रहा हूँ और एक जुमला एम्बेसडर नायला चौहान साहिबा से लेना चाह रहा हूँ। अमेरिका का सॉफ्ट पावर बड़ा तकड़ा है। वो चाइना का भी नहीं है, वो इंडिया का भी नहीं है, वो रशिया का भी नहीं है। इनफैक्ट अमेरिका अपने सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करते हुए नाकाम नज़र आ रहा है, यानी वो नहीं कर रहा उसका इस्तेमाल। हार्ड पावर जो है, काइनेटिक पावर जो है, जिससे एंटी अमेरिकन फीलिंग्स बढ़ रही हैं इस खिते के अंदर, उसका भरपूर इस्तेमाल है। आपको लगता है इंडिया के पास भी बड़ा भरपूर सॉफ्ट पावर है, आगे जाके वो एशिया में इस्तेमाल करेगा? मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए जी, इंडिया का सॉफ्ट पावर तो मौजूद है, लेकिन जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। क्योंकि वो बॉलीवुड पे प्रेशर डाल रहे हैं, वो क्रिकेट को अपने पॉलिटिकल लेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सो उनकी जो सॉफ्ट पावर है, या जो ये जो एक्टर्स हैं या जो मीडिया है, ये सारे का सारा कॉम्प्रोमाइज हो गया। और ये अगले 5, 7 साल, 10 सालों में आप देखिएगा कि उसके ऊपर एक बड़ी मजबी छाप लग जाएगी, जो कि मेरा ख्याल है इंडिया के लिए मसले होंगे उसमें। बिल्कुल ठीक है। एम्बेसडर नायला चौहान साहिबा, आपको लगता है इंडिया का सॉफ्ट पावर और पाकिस्तान का सॉफ्ट पावर, इनका अगर मवाजना करें 1-2 जुमलों के अंदर? मवाजना तो आप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं।
बिकॉज आपने अपनी सॉफ्ट पावर डेवलप ही नहीं की अनफॉर्चुनेटली। मतलब इट्स रिग्रेटेबल कि हमने अपनी सॉफ्ट पावर ना डेवलप की है और जो थोड़ी बहुत है उसको भी हमने पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। सो मुआवजा करना मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं होगा। हाँ, पाकिस्तान को इस पे फोकस ज़रूर करना चाहिए। आपको अपनी जो है ये सॉफ्ट पावर, चाहे वो आर्ट है, चाहे वो कल्चर है, चाहे आपकी वो मूवीज़ हैं, आप देखें ना, आप बॉलीवुड की फिल्में आप नहीं देखते तो और कोई क्या देखेगा। जी 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 जी। तो जब तक उधर इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगी, जब तक उनको वो इंसेंटिव्स नहीं दिए जाएंगे, जब तक आप इंटरनेशनल लेवल पे आ ही नहीं सकते। आप तो रीजनल लेवल क्या, अपने नेशनल लेवल पे नहीं है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। यहाँ पे चूँकि वक्त ख़त्म होता है और आखिर में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एयर मार्शल मसूद अख्तर साहब ने फरमाया कि 15 से 20-25 सालों तक पाकिस्तान के पास एयर फोर्स कैपेबिलिटी इतनी है कि वो इंडिया के थ्रेट को आराम से टैकल कर सकता है और बाज़ हिस्सों में इंडिया के हवाले से एयर सुपरियॉरिटी है। ज़रूरत इस अम्र की है कि हम अपने हार्ड पावर के साथ सॉफ्ट पावर पे तवज्जो दें और विद इन पाकिस्तान एंड एटलीस्ट साउथ एशिया के अंदर और फिर आगे जाके एशिया के अंदर उसका इस्तेमाल ज़रूरी है। सॉफ्ट पावर के ज़रिए से जो आप मिनिमम कॉस्ट के अंदर अपने मकासद हासिल कर सकते हैं वो हार्ड पावर से हासिल नहीं कर सकते। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।